एलडीसीएफ डाइट, कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग, आखिर ये सारे कंसेप्ट्स क्या हैं और आपको किस तरह का डाइट करना चाहिए, या फिर क्या आप इन सबको साथ में कर भी सकते हैं या नहीं। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे ताकि आप अपने हेल्थ गोल्स को अचीव कर पाए हेल्दी तरीके से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो अपडेट्स मिलते रहें, और साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एलडीसीएफ डाइट, कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये ऐसे कुछ कंसेप्ट्स हैं जिस बारे में हमने और हमारे अलावा और भी लोगों ने वीडियोस और अपनी तरह से इंफॉर्मेशन शेयर किया है। इसका कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि ज्यादातर जो बीमारी है उसके केंद्र में है इंसुलिन रेजिस्टेंस, और ये जो सारे कंसेप्ट्स हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्सल कर सकते हैं और हम में से काफी लोग ज्यादातर बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। वो चाहे मोटापा हो, प्री डायबिटीज हो, फुल ब्लोन डायबिटीज हो, या फिर डायबिटीज के कारण जो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो हो, इन सारे बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। एलडीसीएफ डाइट और कीटो डाइट वैसे तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन उसमें एक चीज कॉमन है कि आपको अपने कार्ब्स इंटेक को कम करना होगा। लेकिन दोनों में कितने कितने कार्ब्स पर डे लेने हैं उस बारे में हम चर्चा आगे इस वीडियो में करेंगे। पर इतना तो है कि आपको कार्ब का इंटेक कम करना होगा। इसका कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब आपके बॉडी में जाता है तो ये शुगर में कन्वर्ट होता है, और कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। और जब आप कार्ब्स इंटेक कम करेंगे तो आपका बॉडी फोर्सफुली आपके डिपॉजिट, जो फैट डिपॉजिट है, उसका इस्तेमाल करेगा और आपका फैट बर्निंग होगा। तो सबसे पहले तो इसमें आपका वेट लॉस होना शुरू होगा, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों ने हमारे बॉडी के लिए कार्ब से एनर्जी लेने की आदत बना ली है, और हमें धीरे धीरे फैट एडेप्टिव बनना होगा। और साथ में जब आप कार्ब का इंटेक कम करेंगे तो शुगर उतना ही कम स्पाइक होगा और इंसुलिन की भी उतनी ही कम जरूरत पड़ेगी। तो धीरे धीरे जो इंसुलिन का रेजिस्टेंस है आप उसे रिवर्स कर पाएंगे। अब कार्ब्स कम करने की क्षमता एलडीसीएफ डाइट और कीटो डाइट से ज्यादा है इंटरमिटेंट फास्टिंग में। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है पूरे दिन भर में आप ऐसे कुछ घंटे ले लें जिसमें आप कोई भी ऐसी चीज का सेवन ना करें जिससे इंसुलिन स्पाइक हो। और इसीलिए एलडीसीएफ डाइट, कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग आप साथ में कर सकते हैं। वैसे मैं यहां पे क्लैरिटी देना चाहता हूं, आप या तो एलडीसीएफ डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, या तो आप कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। वैसे आपको कौन सा कॉम्बिनेशन करना चाहिए ये हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे, पर पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे बॉडी का मैकेनिज्म किस तरह से चलता है और प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहां से शुरू होती है। तो जब आप कोई भी चीज का सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर को रिसोर्सेज मिलते हैं, इससे आपके शरीर को एनर्जी मिलता है, और जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं वो आपका बॉडी स्टोर कर लेता है। अब अगर आप कोई बिल्डिंग ब्लॉक्स लें जैसे प्रोटीन, तो इससे बॉडी में टिश्यूज बनते हैं। तो सबसे ज्यादा शुगर और इंसुलिन जिससे स्पाइक होता है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। वैसे तो आप कोई भी चीज का सेवन करेंगे तो इंसुलिन स्पाइक होगा और इंसुलिन रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज्यादा आएगा। और कार्बोहाइड्रेट्स में भी ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि रिफाइंड है, जैसे कि रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ग्रेन्स, इस तरह के कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च, इनसे आपको इंसुलिन का रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा आएगा। जब आपका शुगर लेवल बढ़ेगा तो आपका इंसुलिन का रिस्पॉन्स भी ज्यादा आएगा, और ये जो इंसुलिन है ये बेसिकली शुगर को आपके सेल्स के अंदर डाल देगी, और सेल्स बेसिकली आपके लिए एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, और साथ में आपका जो ब्लड शुगर है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। अब अगर हम एक लिमिटेड क्वांटिटी में हेल्दी तरह के कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन होता क्या है, हम अनहेल्दी या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स अनलिमिटेड क्वांटिटी में लेते हैं, और इसीलिए जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है वो बॉडी फैट की तरह स्टोर करता है। क्या आपको पता है कि इसका क्या कारण है कि हमारी बॉडी एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को एज अ फैट हमारे बॉडी में स्टोर कर लेती है? इसका कारण बहुत ही सिंपल है कि अगर आपको कोई चीज कभी रिसोर्सेज ना हो या फिर खाने पीने को ना मिले, तो यही जो स्टोर्ड फैट है वो आपकी बॉडी यूज करती है फॉर योर सर्वाइवल। और हमारे बॉडी का एवोल्यूशन इस तरह से 5 या 6 बार खाने के लिए हुआ ही नहीं है। देखिए, लाखों साल पहले से, जब से हम ह्यूमन इस धरती पर हैं,
तब हम झुंड में रहा करते थे और जानवरों का शिकार किया करते थे। और इस झुंड को कभी सक्सेस मिल पाता था, कभी नहीं मिल पाता था। जब सक्सेस मिलता था तो सब लोग भरपेट खाना खाते थे, और जब सक्सेस नहीं मिल पाता था तो उस दिन भूखे रहना पड़ता था। जब इनको सक्सेस नहीं मिलती थी और भूखे रहना पड़ता था, तब यही स्टोर्ड फैट सर्वाइवल में काम आता था। अब जब इंसानों ने खेती करना सीखा, तो भी ऐसा तो नहीं था आज की तरह भरपूर अनाज है या भरपूर खाने पीने के लिए है। तभी भी कभी बाढ़ आती थी या फिर कभी सूखा पड़ जाता था, तो खेती जो है वो खराब हो जाती थी। और जब फूड की कमी होती थी, तभी भी यही स्टोर्ड फैट काम आता था। ये तो पिछले 30-40 साल में हम इंसानों ने टेक्नोलॉजी के थ्रू फूड प्रोडक्शन बहुत बढ़ा दिया है। फिर चाहे बाढ़ आए या सूखा पड़े, लेकिन फिर भी फूड का प्रोडक्शन हमारे पास भरपूर होता है। और फिर बाकी की कसर जो है फूड इंडस्ट्री ने पूरी कर दी हमारे सामने कन्वीनियंस फूड लाकर। इस वजह से अब हम 5 से 6 बार खाना खाते हैं, पर एक्चुअल में हमारी बॉडी इतनी बार खाने के लिए नहीं बनी है। हमारी बॉडी बनी ही है इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फिर भी 5 से 6 बार खा रहे हैं। तो इससे होगा क्या, जब जब हम रिफाइंड कार्ब्स का सेवन करेंगे, तब तब इंसुलिन स्पाइक होगा और तब तब फैट का स्टोरेज भी होगा। अब इससे होता क्या है कि शरीर में जो सेल्स हैं वो इतना ज्यादा शुगर और कार्ब से भर गई होती है कि वो मना करती है, वो रिफ्यूज करती है कि मुझे इतना शुगर नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि शुगर बॉडी में या फिर ब्लड में फ्लो करते रहना बॉडी के लिए अनहेल्दी है, इसीलिए बॉडी या फिर ब्रेन जो है वो पैनक्रियास को ये मैसेज पहुंचाती है कि नहीं, शुगर इतनी जरूरत नहीं है, और इसीलिए इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, और इसीलिए जरूरत से ज्यादा इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। अब एक समय बाद जब इतना ज्यादा बॉडी इंसुलिन बनाता है, तो धीरे धीरे हमारे बॉडी में आने लगता है इंसुलिन का रेजिस्टेंस। अब आप देख रहे हैं ये जो पूरा साइकिल है जिससे आप कार्ब से अपने एनर्जी को ले रहे हैं और आपको बार बार फूड की क्रेविंग हो रही है, तो आप ये समझ रहे हैं कि आप इस पूरे साइकिल में फंस गए हैं, आप इस पूरे लूप में फंस गए हैं। और इसीलिए तो कई बार ज्यादातर लोग इस क्रेविंग के कारण ही अपने कोई भी रेजीम को या डाइट को छोड़ देते हैं बीच में ही। क्यों? क्योंकि इसी क्रेविंग, ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिस वजह से ये क्रेविंग हो रही है, इस वजह से अपने एलडीसीएफ डाइट या कीटो डाइट या इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो पैटर्न है, इसको छोड़ देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप इस साइकिल को देखेंगे, जहां पर आपने अपने फूड में हेल्दी फैट्स, प्रोटीन्स और हेल्दी कार्ब्स को ऐड किया है, तो आपका इंसुलिन इतना स्पाइक होगा ही नहीं। अब इसमें क्या क्या आता है, ऐसे कौन से फूड है जिसमें हेल्दी फैट है, हेल्दी प्रोटीन है और हेल्दी कार्ब्स है? तो वो है एग्स, फैटी फिश, मीट प्रोडक्ट्स, या फिर फुल फैट डेयरी, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल ग्रीन्स, फ्रूट्स और नट्स जैसे कि वॉलनट्स, आलमंड्स, पीनट्स। और साथ में आप कुछ सीड्स का भी ऑप्शन ले सकते हैं एज अ स्नैक, जैसे कि चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब होगा कैसे, क्योंकि ये जो हेल्दी फैट, प्रोटीन और हेल्दी कार्ब्स के जो भी मैंने फूड कैटेगरी बताए, इसमें ग्रेन्स तो है ही नहीं, जैसे कि वीट या फिर चावल। तो क्या आप अपने स्टेपल डाइट को नहीं ले पाएंगे? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। आप इसमें बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप अपने स्टेपल डाइट को भी ले पाएंगे। और यही चीज हम हमारे वेट लॉस प्रोग्राम और डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम में सिखाते हैं। देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम का लिंक डाला है, आप उस लिंक के थ्रू हमारे डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम में भी एनरोल कर सकते हैं। अब जब आप हाई फैट, मीडियम प्रोटीन डाइट और हेल्दी कार्ब्स आप इनका सेवन करते हैं, तो बार बार आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो फूड है वो आपको लंबे समय तक आपका पेट भरा रखता है। मतलब ये जो फूड है वो इतना जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता, और इसीलिए बार बार इंसुलिन का स्पाइक नहीं होता और आपकी क्रेविंग रुकती है। और आप बार बार जो 5 से 6 बार आप दिन भर में सेवन कर रहे हैं, वो आपका रुक जाता है। इसीलिए जब हमारे क्लाइंट्स को हम एलडीसीएफ डाइट पर डालते हैं और साथ में ये कहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग भी साथ में करना है, स्पेशली उनका जिनका वेट ज्यादा है, तो ऐसे में शुरुआत में वो कई बार कर नहीं पाते हैं, पर एलडीसीएफ डाइट फॉलो कर लेते हैं।
अब ऐसे में होता क्या है, कुछ समय के बाद, समझ लीजिए 1-2 हफ्ते बाद, वो इस पोजीशन पे आते हैं कि वो हमारे डाइटिशियन से बात करते हैं और कहते हैं कि हमको 3 बार खाने की जरूरत नहीं है, हमको बहुत ज्यादा भरा भरा लगता है, तो क्या हम नाश्ता या फिर हम क्या रात का डिनर स्किप कर सकते हैं? तो हमारे डाइटिशियन डेफिनेटली ये कहती है कि हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसका कारण एक ही है, एलडीसीएफ डाइट में हम गुड अमाउंट ऑफ हेल्दी फैट्स, मीडियम प्रोटीन और एक अच्छे अमाउंट में हेल्दी कार्ब्स भी देते हैं। और इससे अब हमें यह समझ में आता है कि ह्यूमन बॉडी 5 से 6 बार खाने के लिए बनी ही नहीं है। और एलडीसीएफ डाइट जो बेसिकली हम रेकमेंड करते हैं, ये उसी तरह की डाइट है या कहीं ना कहीं उसके आसपास ही है जो हमारे पूर्वज लेते थे। देखिए, एक बात आप समझिए, हमारे पूर्वज जो है उन्होंने फूड के क्राइसिस को झेला है जो शायद अब हम नहीं झेलेंगे। और एक तरह से उनका इंटरमिटेंट फास्टिंग हो ही जाता था जब जब फूड की क्राइसिस होती थी। और इसीलिए क्योंकि अब हम उस फूड क्राइसिस को नहीं झेलेंगे तो हमको एक आर्टिफिशियल क्राइसिस हमारे बॉडी में क्रिएट करना पड़ेगा ताकि हम हेल्दी बने रहें, जिसे इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कह सकते हैं। लेकिन आज अगर आप आसपास देखेंगे तो हम हाई कार्ब फूड से घिरे हुए हैं और इनमें से कोई भी चीज हम बंद कर देते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है और ये सोचने लगते हैं कि यार अब हम ये नहीं खा सकते तो हम खाएं क्या। लेकिन एलडीसीएफ डाइट में ऐसा नहीं है। एलडीसीएफ डाइट में हम आपको बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं जो आपके मनपसंद का भी हो लेकिन लो कार्ब हो, साथ में हेल्दी भी हो। इसीलिए एलडीसीएफ डाइट को जरूर फॉलो करना है। क्या आपको एलडीसीएफ डाइट के साथ में इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए या फिर कीटो डाइट के साथ में इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितना स्ट्रिक्ट कोई डाइट फॉलो करना है। इससे पहले कि आप ये डिसाइड कर पाए कि आपको कौन सा कॉम्बिनेशन करना है, आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि एलडीसीएफ डाइट और कीटो डाइट में फर्क क्या है। एलडीसीएफ डाइट और कीटो डाइट में कुछ फर्क है। सबसे पहला तो फर्क यही है कि एलडीसीएफ डाइट में आप दिन भर में 50 से 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कर सकते हैं और वही कीटो डाइट में सिर्फ 20 ग्राम। इसीलिए एलडीसीएफ डाइट में आप कुछ लो कार्ब और लो जीआई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं और वहीं कीटो डाइट में कुछ बेरीज का ही सेवन कर सकते हैं, वो भी काफी कम क्वांटिटी में, क्योंकि अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी में बेरीज भी खाए तो फिर वो 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे के लिमिट से आप ऊपर चले जाएंगे और दूसरे फ्रूट्स का तो आप कीटो डाइट में सोच ही नहीं सकते। अब क्योंकि एलडीसीएफ डाइट में आप कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं, इसीलिए फैट परसेंटेज कैलोरी के हिसाब से आप 60% ले सकते हैं। और क्योंकि कीटो डाइट में आप सिर्फ 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, तो आपको पेट भरने के लिए कोई दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट तो चाहिए। इसके लिए फैट का परसेंटेज 75% हो जाता है और इसीलिए कीटो डाइट में नॉन वेजिटेरियन फूड का सेवन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हेल्दी फैट और प्रोटीन बेसिकली नॉन वेजिटेरियन फूड्स में ज्यादा पाया जाता है एक प्योर फॉर्म में। वेजिटेरियन में भी होता है बट साथ में उसके कार्ब्स भी होता है। अब हमारे देश में क्योंकि 30 to 40% लोग प्योर वेजिटेरियंस हैं, इसीलिए कीटो डाइट फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ऐसे में हम एलडीसीएफ डाइट का रिकमेंडेशन देते हैं। अब जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं वो भले ही कीटो डाइट करें, लेकिन आप समझिए हमारे जो देश का कल्चर है यहां पर ऐसा नहीं है जैसे यूरोपियंस या अमेरिका में या फिर साउथ ईस्ट एशिया में होता है कि तीनों बार का मील में नॉन वेज आए। हमारे देश में जो नॉन वेजिटेरियंस भी हैं वो दिन में 3 बार में 1 बार ही नॉन वेज फूड लेते हैं और उसमें भी ज्यादातर चीजें जो हैं, जो इंग्रेडिएंट्स है खाने पीने में, वो वेजिटेरियन होता है। जैसे अगर कोई चिकन करी खाएगा तो वो चावल या रोटी के साथ खाएगा। ऐसा नहीं होगा कि थाली में सिर्फ मीट रखा हो या फिर कोई फिश ही सिर्फ खाए। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन डिश है तो उसके साथ कोई ना कोई वेज कॉम्बिनेशन भी होगा। इसके लिए कोई अगर नॉन वेजिटेरियन भी है तो कीटो डाइट करना उसके लिए मुश्किल है। इनफैक्ट ऐसे भी कुछ नॉन वेजिटेरियंस हैं जिनके घरों में नॉनवेज बनना अलाउड नहीं है और वो सिर्फ रेस्टोरेंट में जाकर नॉनवेज का सेवन करते हैं। तो ऐसे में कीटो डाइट करना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। अब क्योंकि एलडीसीएफ डाइट में आप कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो 50 से 100 ग्राम ले सकते हैं, इसके लिए फैट परसेंटेज कैलोरी के हिसाब से 60% होता है। अब वही कीटो डाइट में क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिर्फ 20 ग्राम लेंगे,
तो आपको कोई ना कोई दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट तो लगेगा उस कार्बोहाइड्रेट को रिप्लेस करने के लिए। इसीलिए कीटो डाइट में 75% फैट का इंटेक होता है। अब फैट और प्रोटीन बेसिकली साथ में ये पाया जाता है और मोस्टली नॉन वेजिटेरियन फूड में पाया जाता है, और इसीलिए कीटो डाइट में नॉन वेजिटेरियन फूड का सेवन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब ऐसा नहीं है कि फैट और प्रोटीन जो है ये कॉम्बिनेशन ये वेजिटेरियन फूड में नहीं है, लेकिन वेजिटेरियन फूड में कई बार कार्बोहाइड्रेट का भी ज्यादा क्वांटिटी होता है, और वही नॉन वेजिटेरियन में सिर्फ प्योर फैट और प्रोटीन मिलता है बिना कोई कार्बोहाइड्रेट के। लेकिन यहां पर एक लिमिटेशन ये आ जाती है कि इंडिया में लगभग 30 to 40% लोग प्योर वेजिटेरियंस हैं, और इसीलिए उनके लिए रोज कीटो डाइट कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा, और ऐसे में हम LDCF डाइट का ही रिकमेंडेशन देते हैं। और साथ में क्योंकि हम इंडियंस का एक स्वीट टेस्ट है ही, और क्योंकि कीटो डाइट में फ्रूट्स अलाउड नहीं है, तो LDCF डाइट हम रेकमेंड करते हैं, क्योंकि इसमें एटलीस्ट कुछ मीठे फ्रूट्स लिए जा सकते हैं, तो जो स्वीट की क्रेविंग है वो फुलफिल की जा सकती है। अब अगर आपको LDCF डाइट के बारे में थोड़ा और जानकारी लेना है और LDCF डाइट के बारे में समझना है, तो आप यहां पर इस वीडियो पर क्लिक कीजिए, आपको LDCF डाइट के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। थैंक यू।